मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है? जब किसी देश की सरकार अपनी देश की मुद्रा के विनिमय मूल्य को अन्य मुद्रा के विनिमय मूल्य से को जानबूझकर घटा देती है, यानी जब कोई सरकार अपनी मुद्रा जो है जानबूझकर अन्य किसी विनिमय मुद्रा के कारण घटा देती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। तब इस स्थिति को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। यानी ये देश करता क्यों है? ये जो है स्थिति का निर्माण जो किया जाता है, यानी निर्यात बढ़ाने के लिए, क्योंकि निर्यात आयात यदि महंगा होगा, निर्यात सस्ता होगा तो निर्यात बढ़ेगा। तो इसलिए इस स्थिति को निर्मित करने, यानी आयात हो जाता है महंगा, निर्यात हो जाता है क्या? सस्ता। कोई देश विदेश में निर्यात को बढ़ाना और देश में आयात को कम करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। इससे विदेश में निर्यात करना सस्ता हो जाता है एवं आयात महंगा हो जाता है। यानी आयात कम हो, निर्यात ज्यादा हो, इसके लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। क्या किया जाता है? अपने देश की मुद्रा के विनिमय मूल्य को अन्य मुद्रा के विनिमय मूल्य से जानबूझकर, अन्य जो देश की मुद्रा है उसके विनिमय मूल्य से जानबूझकर घटा दिया जाता है। भारत में अभी तक 3 बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। ये 3 बार स्थिति भारत में ऐसी आई कि जब मुद्रा अवमूल्यन करना पड़ा, यानी कि निर्यात को कम करना और आयात को बढ़ाने के लिए मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश इस प्रकार के कदम उठाता है। अब देखिए, नरम मुद्रा और कठोर मुद्रा क्या होती है? नरम मुद्रा और कठोर मुद्रा। नरम मुद्रा वह मुद्रा जिसकी मांग की तुलना में, है ना, वह मुद्रा जिसकी मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। अर्थात ऐसी मुद्रा जिसकी मांग की तुलना में, यानी पूर्ति अधिक है, मुद्रा अधिक है लेकिन मांग उतनी नहीं है, वह मुद्रा क्या कहलाती? नरम मुद्रा की श्रेणी में आती है, नरम मुद्रा कहलाती। जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों की मुद्रा जो है इसी की श्रेणी में आती है। विकासशील देशों की मुद्रा नरम मुद्रा की श्रेणी में आती है। इसके बाद आती है कठोर मुद्रा। वह मुद्रा जिसकी पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, यानी ऐसी मुद्रा जिसकी मांग तो अधिक है लेकिन वास्तव में उतनी पूर्ति नहीं है, तो ऐसी मुद्रा जो होती है वो कठोर मुद्रा की श्रेणी में आती है। और विकसित देश जो है, वो विकसित देशों की मुद्राएं जो होती है वो कठोर मुद्रा की श्रेणी में आती है। तो नरम मुद्रा क्या हो गई? वह मुद्रा जिसकी मांग की तुलना में पूर्ति अधिक है, नरम मुद्रा कहलाती है। विकासशील देश, जैसे भारत भी एक विकासशील देश है, तो नरम मुद्रा में आएगा। वह मुद्रा जिसकी पूर्ति अपेक्षा मांग अधिक होती है, लेकिन मांग यदि अधिक है, वो पूर्ति नहीं हो रही, तो ऐसी मुद्रा क्या होगी? कठोर मुद्रा कहलाती है। और ये विकसित देशों की मुद्रा जो है कठोर मुद्रा की श्रेणी में आती है। हीनार्थ प्रबंधन क्या है? हीनार्थ प्रबंधन, या इसे हम यह कह सकते हैं कि घाटे का बजट। घाटे का बजट, हीनार्थ प्रबंधन यानी घाटे का बजट। यह घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी जब भी व्यय अधिक हो जाए और आय उतनी ना हो, तो आय से अधिक व्यय जब हो जाता है, क्या है, यह घाटे की वित्त व्यवस्था। जब बजट घाटे का होता है, अर्थात आय की तुलना में व्यय अधिक हो जाए, तो इससे ज्यादा व्यय, यानी जो व्यय हुआ है, जो अधिक व्यय हुआ है, पूर्ति केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। और वो भी कैसे? ऋण लेकर के इसकी पूर्ति होती है। और ऋण जब लेंगे तो ऋण की व्यवस्था क्या होगी भाई? या तो आप अधिक नोट छापेंगे, तभी तो उसकी पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि करेंसी तो आना चाहिए। अधिक नोट छाप कर की जाती है, या तो ऋण लेंगे या अधिक नोट छापेंगे, भाई दो ही व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था, जब बजट घाटे का होता है,
अर्थात आय की तुलना में व्यय अधिक होता है। तो इस प्रकार ज्यादा व्यय यानी जो अधिक व्यय हुआ है कि पूर्ति के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए क्या क्या होता है, या तो आरबीआई से ऋण लेंगे या अधिक नोट छपवाएंगे, वही दो ही व्यवस्थाएं कर सकते हैं, की जाती है। इस व्यवस्था को घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। अर्थात घाटे की वित्तीय व्यवस्था को ही हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। ये जो है आपका हीनार्थ प्रबंधन, केवल ये शब्द ही कई बार पूछा गया है कि हीनार्थ प्रबंधन क्या है। घाटे की पूर्ति, बजट की पूर्ति करना, आय को बढ़ाना, या मतलब इस प्रकार से जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर है मुद्रा निर्गमन। आखिर मुद्रा निर्गमन का मतलब होता है मुद्रा छापी कैसे जाती, कैसे उसको निकाला जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई। निर्गमन मतलब निकालना। भारत की मुद्रा निर्गमन पद्धति का नाम न्यूनतम कोष पद्धति है। कोष पद्धति का मतलब होता है जब आरबीआई के पास उतना सोना होगा, अर्थात उतनी व्यवस्था होगी, तब जाकर के नोट क्या करेगी, छापेगी, सिक्के छापेगी। अर्थात नहीं, यदि ये स्थिति बनती है, यानी ये हीनार्थ प्रबंधन की यदि स्थिति बनती, तो फिर ये ऋण लेकर के अधिक छापेगी। और ये पद्धति हमारे यहाँ न्यूनतम कोष पद्धति की, जब तक कोष में नहीं होगा, जब तक हम क्या करेंगे, उसको नहीं छाप सकते। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, यानी इस पद्धति की शुरुआत 1957 में हुई थी। इस पद्धति के अनुसार रिजर्व बैंक के पास किसी भी समय, यानी जो भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके पास कम से कम 200 करोड़ का कोष होना अनिवार्य है। 200 करोड़ का जब तक कोष नहीं होगा, जब तक वो मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकती, अर्थात मुद्रा नहीं बना सकती है। नोट छापने की शुरुआत कब से हुई थी? नोट छापने की शुरुआत 1862 से हुई। इसके पहले क्या थी? सिक्के प्रचलन में थी। इसके पहले सिक्के ही चलते थे, लेकिन 1862 में नोट छपना प्रारंभ हो। 1 रुपए के नोट कौन छापता है? 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह वित्त मंत्रालय, जो सिक्के होता है, वित्त मंत्रालय छापता है। 1 रुपए के नोट की शुरुआत 1940 से, एवं 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। शेष मूल्य के नोट आरबीआई जारी करता है। यानी सिक्के जो है वो भी क्या करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। और 1 रुपए का नोट भी वित्त मंत्रालय, क्योंकि उस पर वित्त सचिव की साइन होते हैं। और शेष जो नोट हैं वो आरबीआई, यानी फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये हो गया आपका हीनार्थ प्रबंधन।